we discussed about the wholesalers. So we all know कि wholesalers कौन होते हैं. Wholesalers are mediator. वो कौन होते हैं? Mediator होते हैं. आपके जो supply chain है, supply chain में आपके सबसे पहले होते हैं manufacturer, फिर होते हैं wholesaler, फिर retailer and फिर consumer. यही एक normal supply chain है आपका, जो कि प्रोडक्ट को कहाँ तक पहुंचाता है? कंज्यूमर तक पहुंचाता है, राइट? तो मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बल्क में परचेज करते हैं. कैसे परचेज करते हैं? बल्क में, यानी थोक में प्रोडक्ट परचेज करते हैं. उसके बाद उसको स्टॉक करते हैं. क्या करते हैं? स्टॉक करते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने वेयर हाउसेस में, और फिर उनके पास जितने भी रिटेलर्स हैं उनको वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, यानी उनका जैसा जैसा डिमांड है, छोटे रिटेलर्स का कम क्वांटिटी डिमांड है, बड़े रिटेलर्स का ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिटेलर, दे आर बेसिकली परचेजिंग द आइटम फ्रॉम द होलसेलर. कौन खरीद रहा है होलसेलर से सामान? आपके रिटेलर. आगे बात समझ में? तो होलसेलर्स जो है दैट इज द लिंक बिटवीन द रिटेलर एंड द मैन्युफैक्चरर. और वो जब थोक में सामान खरीद रहे हैं, यानी ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं, तो क्या रिटेलर की तरह उन्हें डिस्प्ले करने की जरूरत है प्रोडक्ट? नो, दे आर नॉट डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट बिकॉज दे आर नॉट डीलिंग विद द फाइनल कंज्यूमर, राइट? दे आर डीलिंग विद द रिटेलर्स. समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, ओके. If anyone have any doubts, you can raise your hand, and then after that I will allow you. Then you will ask question. Okay? चलिए. तो wholesaler होते हैं तो हो गया. रिटेलर है जो कि फाइनली प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर सेल करते हैं. अब होलसेलर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे होलसेलर का कोई लिंक आपके कंज्यूमर के साथ नहीं होता है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं जो रिटेलर के अलावा कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट सेल करते हैं. ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन अप्लाइड होगा. जैसे अगर आपको होलसेल रेट में प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीज करना पड़ेगा. अब जैसे सॉल्ट का एक पैकेट ले रहे हैं तो वो आसपास के स्टोर से खरीद रहे हैं 20 रुपीज का. होलसेलर से अगर आपको 15 रुपीज में वो पैकेट परचेज करना है तो उसकी क्वांटिटीज जैसे 12 होंगे, 24 होंगे, कार्टन होंगे. तो इस तरीके से जब आप क्वांटिटी खरीदोगे तभी आपको होलसेल रेट में प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन कुछ ऐसे होलसेलर्स होते हैं जो कंज्यूमर को भी एक दो क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, लेकिन उसका प्राइस में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा रिटेलर और होलसेलर के प्राइस में, क्योंकि वो रिटेल के बेसिस पर बेचते हैं ना, तो वो सेम मार्जिन ले लेते हैं जो रिटेलर लेते हैं. आ रही बात समझ में? तो ऐसे जो होलसेलर्स हैं, जिसका मैंने एग्जांपल भी लास्ट क्लास में भी दिया था, जो इस टाइप के होलसेलर्स हैं वो ज्यादातर आप देखना, जैसे सदर बाजार है, चांदनी चौक है आपका दिल्ली में, वहां पर वो होलसेलर जो है वो आपके रिटेलर को भी देते हैं एक्सेसरीज वाले आइटम्स, और वो डायरेक्टली कंज्यूमर को भी देते हैं. आ रही बात समझ में? बिकॉज दैट मार्केट इज ओपन फॉर बोथ, फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज फॉर रिटेलर्स. तो वहां पर आप उनसे कंज्यूमर को भी वो दे देते हैं और आपके रिटेलर को भी देते हैं. तो ऐसे भी आपके होलसेलर्स मार्केट में प्रेजेंट है. लेकिन खैर, अगर मैं एकदम इसको एक एक्सेप्शनल केस मानो, ज्यादातर जो आपके होलसेलर्स होते हैं, दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. ठीक है, दे आर स्टॉकिंग द प्रोडक्ट. वो इन्वेंट्री रखते हैं, इन्वेंट्री जो है उसको रखते हैं अपने पास, और जैसा ही रिटेलर से ऑर्डर आता है वैसे ही वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं रिटेलर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब एक टर्म आता है एजेंट एंड ब्रोकर. सुना होगा आप लोगों ने. ब्रोकर कौन होते हैं बताएगा मुझे? हु आर ब्रोकर? दे आर, लिसन, जो आपने शेयर मार्केट में जितने लोग पैसा लगाते हैं उन्होंने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, ब्रोकर. ब्रोकर वर्ड सुना ना. एजेंट कराते हो तो एजेंट का नाम भी बहुत बार सुना होगा कि एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस करवाया. ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए नोन होंगे, है ना. यहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं उनका भी मेन काम सर्विस प्रोवाइड करने का ही होता है. ये जो एजेंट होते हैं ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में भी हो सकते हैं, ये होलसेलर और रिटेलर के बीच में भी हो सकते हैं, ये जो एजेंट होते हैं. अब इनका काम क्या होता है? तो व्हाट दे आर डूइंग, they are basically making a link between and providing information to the wholesaler about the manufacturer and providing information to the manufacturer about the wholesaler.
तो जैसे कैसे होता है कि मैं मान लीजिए एक बॉटल का एक मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है आपके पास, एक आपने फैक्ट्री ओपन कर रखा है। अब इस बॉटल को तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर को, हर कंज्यूमर को तो सेल नहीं करोगे, तो आप क्या करना शुरू करोगे, आप होलसेलर को इसे बेचोगे। सही बात है। अब होलसेलर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं कि कौन से होलसेलर को बेचूंगा तो प्रॉपर कॉस्ट या प्राइस मिलेगा इसका। तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है ना, जो आपको अवेयरनेस नहीं है होलसेलर के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में, वो ये ब्रोकर्स और एजेंट होते हैं, ये इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। इनका पता है काम क्या होता है, इन्होंने होलसेलर को मिलवा दिया मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर को मिलवा दिया होलसेलर से, और इनका काम होता है कमीशन बेसिस पर। किस बेसिस पर? कमीशन बेसिस पर। जितना ज्यादा आपका सेल होगा, जैसे मान लीजिए होलसेलर ने नंबर ऑफ क्वांटिटीज इनका उन्होंने 500 लिया, तो मैन्युफैक्चरर जो है इसके बदले आप कमीशन देगा किसको? ब्रोकर को। हाँ, ब्रोकर को दे दिया कमीशन। लेकिन ब्रोकर कभी भी आपके होलसेलर की तरह सामान स्टॉक नहीं करके रखेगा, उसका कोई वेयर हाउस वगैरह नहीं है। उसका काम है भाई दोनों पार्टी जो एग्रीमेंट करे और अपना ट्रांजैक्शन करे, बस उसका ये काम है। ऐसा नहीं है कि वो एजेंट जो है वो पहले सामान, या फिर जो बोल सकते हैं ना थोक में सामान उठाएगा फिर वो जाके होलसेलर को देगा। नो, they are not involved in this kind of thing. They don't have warehouses and they don't believe on inventories, but sale और purchase जो transaction है ना उसको करवाने में brokers help करते हैं। आगे बस समझ में। अब चल, everyone turn on your camera, every student turn on your camera, online class, turn on your camera। और कैमरा टर्न ऑन नहीं किया ना तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा आज का, और अगर ऑफलाइन आओगे तो उसका भी 3 दिन का अटेंडेंस गया। चलिए प्रेम कुंज, स्टैंड अप, बताइए क्या बताया है मैंने एजेंट्स एंड ब्रोकर के बारे में। एजेंट्स ब्रोकर वो होते हैं जो सर्विस देते हैं मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर या होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, और उसी सर्विस के बदले इंटरेस्ट बेसिस पर वो अपना अमाउंट लेते हैं। पॉकेट से हाथ हटाइए। हाँ चलिए। की बेसिस पर जैसे लैंड में भी होता है, अगर जमीन बेचना हो तो उसमें भी ब्रोकर का जरूरत पड़ता है, तो वो लैंड के बेसिस पर इंटरेस्ट अपना लेता है। हाँ, वो लैंड इज अ डिफरेंट टर्म, ठीक है। ऐसे ब्रोकर्स का जो अगर सप्लाई चेन में बात करें तो दे बेसिकली वर्क फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग लिंक, ताकि ट्रांजैक्शन हो पाए किसके बीच में? आपके होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इनके बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ होलसेलर करा रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू द सर्विस रेंडर, मतलब जो सर्विस दिया जाता है उस हिसाब से कुछ होलसेलर्स हैं। आपके मल्टीपल बेसिस के हिसाब से नंबर ऑफ होलसेलर्स है। सबसे पहला है, लिखिए अकॉर्डिंग टू सर्विस रेंडर। अकॉर्डिंग टू सर्विस रेंडर, अकॉर्डिंग टू सर्विस रेंडर, रेंडर मतलब प्रोवाइड करना। अकॉर्डिंग टू सर्विसेज रेंडर, लिख लिया? RENDERED, रेंडर। चलिए, अब ये होलसेलर, इसके हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ होलसेलर है पहले लिख लीजिए। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग सारे बच्चे लिखिए और आप लोग सारे बच्चे सुनिए, कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडर्ड, इस बेसिस पर पहला जो नंबर है ए, वो लिखिए मैन्युफैक्चरर होलसेलर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर, इसके अंडर में ए करके लिखिएगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर। बी लिखिए रिटेल होलसेलर, रिटेल होलसेलर। सी में लिखिए प्योर, PURE, प्योर होलसेलर। ठीक है, बहुत सारी जगह पे एजेंट एंड ब्रोकर्स को भी एज अ होलसेलर लिया जाता है, बट दे आर नॉट बेसिकली होलसेलर है, they are not working like that, they are not basically keeping the inventory with them, so that's why I am not basically want कि आप लोग इसके अंडर में इस पॉइंट को लिखिए, बाहर लिख लीजिएगा ब्रोकर्स और एजेंट को। चलिए, यहाँ तक समझ में आया कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडर्ड कौन है? सबसे पहला है मैन्युफैक्चरर होलसेलर, सेकंड है रिटेल होलसेलर और थर्ड है प्योर होलसेलर। तो सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर है, याद रखिएगा कि ये जो होलसेलर होते हैं ना, ये कंपनी से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बाहर के नहीं होते हैं, ठीक है। इनका कोई अलग कंपनी नहीं होता है,
ये आपके मेन मैन्युफैक्चरर के साथ ही ये काम करते हैं एज अ होलसेलर। यानी जैसे कि मान लीजिए बाटा है ना, अब बाटा का खुद का अपना होलसेलर है कि वो अपना सामान को स्टॉक करते हैं और फिर वो रिटेलर तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे होलसेलर्स को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर हु इज वर्किंग अलग तरीके से वो काम नहीं करते हैं, वो आपके मैन्युफैक्चरर के लिए ही काम करते हैं वो होलसेलर्स। आगे बात समझ में? तो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिटेल होलसेलर, जिसका एग्जांपल मैंने तुम लोगों को भी दिया था थोड़ी देर पहले, सदर बाजार वाला। रिटेल होलसेलर वैसे होलसेलर होते हैं कि ये आपके रिटेलर के साथ भी काम करते हैं, यानी कि रिटेलर को भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और ये आपके कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी इन सिंगल यूनिट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट। यानी कि अगर एक साड़ी की होलसेलर है तो वो एक साड़ी एक रिटेलर को भी सेल कर रहा है, और वो थोक में बल्क में सॉरी कंज्यूमर को सेल कर रहा है एक यूनिट, और थोक या बल्क में वो रिटेलर को भी सेल कर रहा है। तो ऐसे इनको कहते हैं रिटेल होलसेलर, हु इज वर्किंग लाइक अ रिटेलर एंड हु इज आल्सो प्रोवाइडिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स। रिटेलर की तरह काम भी कर रहा है, रिटेलर्स को प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड भी कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये पॉइंट, रिटेल होलसेलर्स कौन होते हैं? जो कंज्यूमर से भी डील करते हैं और रिटेलर से भी डील करते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है प्योर होलसेलर। प्योर होलसेलर ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है ये पॉइंट? मैन्युफैक्चरर, हाँ ठीक है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेल वाला क्लियर हो गया, रिटेल होलसेलर। ओके, नेक्स्ट है प्योर होलसेलर। तो प्योर होलसेलर जो है नाम ही से पता लग रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट। बेसिकली ये जो होलसेलर होंगे ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर से ही डील करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू डील विद द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट सेल करेंगे ही नहीं। तो ऐसे मैंने सदर बाजार का एग्जांपल जो लिया था कि वहां पर वो होलसेलर जो है वो कंज्यूमर को भी दे देते हैं, तो वो तो रिटेल होलसेलर हो गए। वहां ऐसे भी बहुत सारे होलसेलर हैं जो आपको नहीं देंगे प्रोडक्ट, वो सीधे बोलेंगे कि नहीं मैम रिटेलर के लिए है ना। तो ये होंगे प्योर होलसेलर, दे आर नॉट डीलिंग विद द कंज्यूमर्स बट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट ओनली टू, ठीक है? आगे बस समझ में। तो प्योर होलसेलर कौन है, क्लियर हो गया सबको? आपके मैन्युफैक्चरर होलसेलर कौन है, क्लियर हो गया? एंड रिटेल होलसेलर्स कौन है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया ये? चलिए नेक्स्ट अगेन दूसरा बेसिस लिखिए। नेक्स्ट एक और है इसमें, मर्चेंट होलसेलर बेस, शायद जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इसके नीचे एक और लीजिए, इसी के अंडर में डी कर लीजिए, डी मर्चेंट होलसेलर। मर्चेंट होलसेलर, मर्चेंट होलसेलर लिख लिया? इसी के अंडर में है, ठीक है? अभी न्यू टाइप नहीं बताया, बेसिस अभी नया नहीं बताया। तो मर्चेंट होलसेलर्स वैसे होलसेलर्स होते हैं जो बेसिकली एक तरीके से दे परचेज गुड्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मैन्युफैक्चरर इन बल्क एंड सेल देम टू द रिटेलर्स। ये क्या करते हैं ना, मर्चेंट होलसेलर्स क्या करेंगे कि एक होलसेलर है, ठीक है, और वो होलसेलर क्या करेगा कि वो आपके मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से। यानी वो होलसेलर सिर्फ एक कंपनी का प्रोडक्ट उसके पास नहीं है, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब उसने मल्टीपल रिटेलर्स को वो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज करके मल्टीपल रिटेलर को जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, इनको कहते हैं मर्चेंट होलसेलर। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? ये मर्चेंट होलसेलर कौन होते हैं? बेसिकली ये जो होलसेलर्स होते हैं ये जो परचेज करते हैं गुड्स बाय द वेरियस मैन्युफैक्चरर इन बल्क, बल्क यानी थोक में सामान खरीद लिया, उसके बाद दे सेल देम टू द रिटेलर्स। तो एक तरीके से ये प्योर होलसेलर के टाइप के ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्योर होलसेलर होते हैं ना वो आपके एक प्रोडक्ट में भी डील कर सकते हैं, एक होलसेलर से भी वो सामान खरीद सकते हैं, लेकिन मर्चेंट होलसेलर जो है उनका जो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर होगा वो एक से ज्यादा होगा। आई बात समझ में? जैसे अगर आप बिग बाजार जाते हो, ये तो रिटेलर है, लेकिन आपको एक कंपनी के अलावा वेरियस कंपनी के ग्रोसरी आइटम्स मिल जाते हैं ना, बहुत सारी कंपनी के, सोप ले लो, लॉन्ड्री के लिए डिटर्जेंट ले लो, सब कुछ बहुत सारे मिलेंगे ऑप्शन।
तो ऐसे इन होलसेलर्स के पास ब्रांड्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्ट लाइन इनके पास बहुत सारे होते हैं कई बार। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से खरीदने के बाद बहुत सारे रिटेलर को सामान प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। आगे बात समझ में, जिसको कहते हैं मर्चेंट होलसेलर। यस प्रेम। प्योर रिटेलर जो है वो फिक्स मैन्युफैक्चरर से नहीं, जरूरी नहीं है, यहाँ पर वही टर्म है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। प्योर जो होलसेलर्स है ना, वो आपके सिर्फ रिटेलर को सेल करते हैं सामान, इसी बेसिस पर उसका नाम प्योर होलसेलर है। वो आपके मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं। आगे बात समझ में कि दे कैन परचेज फ्रॉम द मल्टीपल मैन्युफैक्चरर और नॉट, but in the case of the merchant wholesaler, definitely they are going to purchase the product from more than one manufacturer, and they are going to sell it to the more than one retailers as well. Clear? तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ से खरीद रहे हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारा ऑप्शन है इनके पास। क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वन इज, अब नेक्स्ट बेसिस क्या है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन नेक्स्ट बेसिस है, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग ऑल दीज टर्म्स बिकॉज इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया, ये लास्ट है आप लोगों के लिए। अगले क्लास में अगर बच्चे एक भी आएगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा कवर। ठीक है, आज मैंने प्रिविलेज दे दिया है, थोड़ा समझा दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग। अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे देखिए, सबसे पहला है जनरल मर्केंडाइज, जनरल मर्केंडाइज होलसेलर्स, जनरल मर्केंडाइज होलसेलर्स, जनरल मर्केंडाइज होलसेलर्स। तो जो आपके जनरल मर्केंडाइज होलसेलर हैं, ये एक प्रोडक्ट में डील नहीं करते, एक प्रोडक्ट लाइन इनका नहीं होता। एक प्रोडक्ट लाइन का मतलब है कि शूज अगर ये सेल कर रहे हैं, फुटवेयर सेल कर रहे हैं, तो सिर्फ फुटवेयर ही सेल करे, ऐसा इनके साथ नहीं है। इनके पास वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट लाइन होगा। क्या होगा इनके पास? वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन पता है ना क्या होता है? क्या होता है? एक कंपनी का डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, ब्रांड होता है। प्रोडक्ट लाइन होता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर डीलिंग विद, राइट? If your product line is very large, it means the varieties or product category or type you have, that is very large, right? तो ये जो जनरल मर्केंडाइज होलसेलर्स होते हैं, इनके पास क्लोथ्स भी है, फैशन के लिए ज्वेलरी भी है इनके पास, कॉस्मेटिक्स भी है इनके पास बुक्स भी है, इनके पास फुटवेयर्स भी है। तो प्रोडक्ट लाइन सिमिलर नहीं है ना, शूज अलग, फुटवेयर अलग आ गया पूरा, आपके क्लोथ्स अलग हो गए, फैशन के लिए कॉस्मेटिक्स आइटम अलग हो गए, ज्वेलरी अलग हो गया, राइट? तो ये जो जनरल मर्केंडाइज होलसेलर्स होते हैं, जैसे कैसे घर के आसपास जनरल स्टोर होता है जिसमें आपको कॉपी भी मिल जाएगा, आपको छोटे मोटे सामान भी मिल जाएंगे, घर के ग्रोसरी आइटम भी मिल जाएगा, है ना? तो बेसिकली ये जनरल मर्केंडाइज होलसेलर यही होते हैं जिनके पास लगभग बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट लाइन, बहुत टाइप के इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। आगे बात समझ में, यानी जो प्रोडक्ट लाइन होगा दैट विल बी वेरी वाइड, और एक प्रोडक्ट लाइन नहीं होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन होगा, जैसे क्लोथ्स, ये सब जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ठीक है, चलिए ये सिंगल प्रोडक्ट लाइन के साथ डील नहीं करेंगे, मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन के साथ डील करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वन इज जनरल लाइन होलसेलर्स। क्या देख रहे हो उधर? जनरल लाइन होलसेलर्स, general line wholesaler, this one is the next one, general line wholesaler। अब मुझे लगता है कि ये पॉइंट अपने आप में समझ आ गया होगा। जनरल लाइन होलसेलर में जो प्रोडक्ट लाइन होगा वो क्या होगा? वन होगा। और इससे पहले वाले में क्या था? प्रोडक्ट लाइन कितना था? मल्टीपल था, राइट? ये जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ डील नहीं करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे एक टाइप, यानी अगर मेडिसिन में डील कर रहे हैं तो सिर्फ मेडिसिन में डील करेंगे। जैसे आप लोगों ने गोविंद मित्रा रोड में सुना होगा कि दैट इज बेसिकली प्लेस ऑफ होलसेल है, वो मेडिसिन का है ना। तो वहां जितने भी होलसेलर्स हैं ज्यादा, वो सब एक ही प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं और वो है मेडिसिन, है ना। वहां एक ही आपको क्लोथ्स का होलसेलर, मेडिसिन वाला ही क्लोथ्स बेच रहा है, मेडिसिन में शूज और ये सब बेच रहा है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं रहेगा आपकी जनरल लाइन मर्केंडाइज में। ये होलसेलर, ठीक है, they are dealing with only one type of product line,
समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? व्हाट अबाउट द अदर्स? ठीक, चलिए, तो जनरल लाइन होलसेलर क्लियर, they are dealing with only one type of product line. नेक्स्ट लिखिए स्पेशलिटी होलसेलर, स्पेशलिटी होलसेलर। अच्छा, एक और चीज, स्पेशलिटी में और सिंगल या फिर जो जनरल लाइन होलसेलर में कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग हो जाते हैं, मैं बताऊंगी इसको कैसे। लिखिए स्पेशलिटी होलसेलर, दिस वन इज द थर्ड टाइप, स्पेशलिटी होलसेलर। जनरल मर्केंडाइज होलसेलर, मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन। जनरल लाइन होलसेलर, ओनली वन प्रोडक्ट लाइन। स्पेशलिटी जो होलसेलर होंगे, दैट वर्क्स विद ओनली वन ब्रांड, ओनली वन ब्रांड, सिर्फ एक ब्रांड का सामान या प्रोडक्ट जो है उसको सेल करेंगे, ये होते हैं स्पेशलिटी होलसेलर, स्पेशलिटी होलसेलर। ठीक है, तो इनके पास आपका वेराइटीज नहीं होगा, ये सिर्फ एक ब्रांड का ही प्रोडक्ट सेल करेंगे। अब देखो, इससे पहले मैंने टर्म बताया था जनरल लाइन होलसेलर, अब मैंने यहाँ यूज किया था कि जो प्रोडक्ट टाइप होगा ना वो एक ही होगा। जैसे मेडिसिन बेच रहे हैं तो मेडिसिन ही बेच रहे हैं, लेकिन मेडिसिन में भी तो बहुत सारी कंपनीज है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, रैनबैक्सी है, सिप्ला है, मल्टीपल कंपनीज आर देयर इन द फार्मेसी, राइट? So in that situation, if you are dealing with one product line, you can deal with the multiple brand, whatever they are dealing in a single same type of product. यानी सिप्ला भी दवाइयां बना रहा है, रैनबैक्सी भी दवाइयां बना रहा है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन भी दवाइयां बना रहा है, तो ये सारे ब्रांड से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ना, क्योंकि आप दवाई के होलसेलर है। लेकिन जो स्पेशलिटी होलसेलर होंगे ना, वो सिर्फ एक ब्रांड का ही प्रोडक्ट जो है उसका होलसेल करेंगे। जैसे बाटा का रखना है तो सिर्फ बाटा का ही रखेंगे, लाइबर्टी का, मेट्रो का, इन सब का फुटवेयर नहीं रखेंगे। आई बात समझ में? अगर क्लोथ्स का कोई, अगर आपका स्पेशलिटी होलसेलर है, अगर डब्लू कुर्ता का ब्रांड है तो सिर्फ डब्लू का ही वो होलसेलर होगा, सिर्फ डब्लू का ही वो कुर्ता अपने पास रखेगा, वो होलसेलर। आई बात समझ में? यानी कि दे आर टोटली बेस्ड ऑन वन और सिंगल ब्रांड। यस, ब्रांड में अगर एक ब्रांड मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहा है, जैसे अब डब्लू जो है वो कुर्ता भी बनाता है, वो बैग्स भी बनाता है, वो प्लाजोज भी बनाता है, मल्टीपल चीजें बनाता है, तो आप वो सारी चीजें रखोगे। यानी क्योंकि वो जो ब्रांडेड ब्रांड भी होती है उनके पास भी लिमिटेड ही वेराइटीज होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है आजकल, राइट? तो उनसे रिलेटेड जो भी उनके पास प्रोडक्ट है, उस ब्रांड से रिलेटेड जो 2-3 और प्रोडक्ट है वो आप रख सकते हो, लेकिन जो ब्रांड होगा ना वो सिंगल ब्रांड के साथ यू आर गोइंग टू वर्क and you are going to keep the stock of only one type of brand. ठीक है, समझ में आया? जिसको कहते हैं स्पेशलिटी होलसेलर। क्लियर? ऑनलाइन क्लास, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन क्लास, ओके, एवरीवन turn on your camera. I'm not going to repeat it again and again. चलिए, ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लिखिए, अब बेसिस जो है, अब वो थर्ड बेसिस जो है वो लिखिए अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ऑपरेशन। एक बच्चा का नाम लिखना राजू, बस एक यही बच्चे को मिलेगा अटेंडेंस, बाकी किसी बच्चे को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। कितने दिन करोगे? 5-6 दिन है हार्डली क्लास ऑनलाइन, फिर तो क्लास ही में आना है। चलिए, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि आप कौन सी एरिया में एज अ होलसेलर काम कर रहे हैं, राइट? अब जैसे कि यहाँ पर ये बोरिंग रोड एरिया है, अब इस बोरिंग रोड में जितने भी जनरल स्टोर हैं या जितने भी ब्रांडेड स्टोर हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं होलसेलर से लेता होगा सामान, राइट? तो अगर आप
आप एक एरिया में काम कर रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर एक एरिया में, अगर कोई आप होलसेलर हो और उस एरिया को सिर्फ आप कवर कर रहे हो, सिर्फ उसी एरिया को कवर कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट एरिया को कवर कर रहे हो, तो इसको कहते हैं लोकल होलसेलर्स। लोकल होलसेलर्स लिखिए, लोकल होलसेलर्स। लोकल होलसेलर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ लोकल रिटेलर्स को सामान जो है, प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं। यानी कि अगर होलसेलर जो है सिर्फ इसने अगर बोरिंग रोड एरिया को देख लिया, इसी एरिया में अगर वो सिचुएटेड है, तो हो सकता है कि इसी एरिया के जितने रिटेलर्स हैं उन्हीं को बस वो कवर करे, या हाँ वो डिस्ट्रिक्ट को कवर करे, या तो गांव या थोड़ा सेमी अर्बन में चले जाओ तो किसी जिला को, एक ही जिला को सिर्फ वो कवर कर रहा है, एक ही एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लोकल होलसेलर्स हु आर डीलिंग विद ओनली लोकल रिटेलर्स। ठीक है, सेकेंड जो टाइप होगा दैट विल बी रीजनल और सेक्शनल होलसेलर। ठीक है, अब जो रीजनल होलसेलर्स होते हैं, ये कौन से होलसेलर होते हैं मैं बताती हूँ। रीजनल होलसेलर्स जो होंगे ये आपके एक स्टेट को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? एक रीजन को या एक स्टेट को कवर करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई होलसेलर जो है वो पटना में सिचुएटेड है, तो हो सकता है कि वो पूरे बिहार को वो क्या कर रहा हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो। बिहार के जितने रिटेलर है वो सबको सेल कर रहा हो प्रोडक्ट। जितने रिटेलर का मतलब ये नहीं है कि वो सबको सेल कर रहा है, जो उस प्रोडक्ट में डील करते हैं, यानी कि जो वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, सिर्फ उसके बारे में कह रही हूँ। तो उसका जो एरिया कवरेज है वो पूरे का पूरा एक स्टेट है, तो इसको कहेंगे रीजनल होलसेलर। आई बात समझ में? यानी सिर्फ कोई डिस्ट्रिक्ट तक, कोई छोटे एरिया तक सीमित नहीं है, वो पूरे स्टेट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जिसका मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था कि ये ज्यादातर वो होते हैं जिनके होलसेलर्स यहाँ है, जैसे मैन्युफैक्चरर भी यहाँ पर है। देखो आप, श्री कमल जो है, जिसके प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ पता है ना बिहार के एरियाज को पूरा कवर करते हैं, पता है कि नहीं? अभी मैंने कोई तो कह रहा था रांची और ये सब जगह पे वो जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो वो सिर्फ बिहार में है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक स्टेट को जब कवर करते हो तो उसको कहते हैं रीजनल होलसेलर। क्लियर? नेक्स्ट वन लिखिए, नेशनल होलसेलर। नेशनल होलसेलर, नेशनल होलसेलर। अब यहाँ जो सप्लाई हो रहा है, यहाँ जो सप्लाई कर रहे हैं होलसेलर प्रोडक्ट को, वो आपके पूरे के पूरे स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, पूरे के पूरे कंट्री को कवर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? यानी जो होलसेलर है दे आर बेसिकली कवरिंग द होल कंट्री, यानी इंडिया के हर एक स्टेट तक वो सामान को सप्लाई कर रहा है, रिटेलर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको कहेंगे नेशनल होलसेलर। इनको क्या बोलेंगे? नेशनल होलसेलर। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल होलसेलर्स। तो इंटरनेशनल होलसेलर्स तो समझ में आ गया होगा कि जो फॉरेन कंट्री में, यानी इंडिया के बाहर जो कंट्रीज में रिटेलर्स हैं, जब आप उनको सामान सप्लाई कर रहे हो यहाँ से, देखो फॉरेन यूएस कंट्री और बात है, सही बात है ना? इंडिया में ही हो ना, यूएस में नहीं हो ना। तो इंडिया जो है दैट इज आवर होम कंट्री। तो इंडिया में जो भी होलसेलर हैं, अगर वो जो प्रोडक्ट है उसको सप्लाई कर रहे हैं कहां पर, आपके यूएस के रिटेलर्स को, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल होलसेलर, हु आर नॉट ओनली कवरिंग द नेशनल कवरेज, वो सिर्फ नहीं कर रहे हैं बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वहां के रिटेलर्स को सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? तो इनको कहेंगे इंटरनेशनल होलसेलर्स। क्लियर? नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल एंड लोकल। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वन। अब तो आई थिंक पॉइंट क्लियर हो ही गया सारा, तो अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं होलसेलर्स में। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज चैनल पावर। चैनल पावर, चैनल पावर आपके बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ होलसेलर्स। इफ यू वांट टू रीड फ्रॉम दैट आल्सो, दैट इज टोटली सूटेबल। बहुत ज्यादा ये जो भी मैंने लगभग आपको करवाया है वही ये सारे, ठीक है? देखिए चैनल पावर, चैनल पावर, एक मिनट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द चैनल पावर। चैनल पावर, चैनल पावर। अच्छा,
चैनल पावर डिसीजन लेने का, चैनल में आपके भी मेडिएटर है या मिडिल या पर्सन है या मेंबर है, वो क्या करते हैं, दे ऑल हैव सम राइट्स, दे ऑल हैव सम पावर, सबके पास क्या है, पावर है, ठीक है। जितना जिसका जैसा मार्केट में सिचुएशन, कुछ रिटेलर्स भी बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे एरिया में या बहुत सारे स्टेट में प्रेजेंट है, वो बहुत एक्सपैंडेड है, बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत बड़े रिटेलर्स हैं, तो दे आल्सो हैव सम पावर। तो चैनल पावर में वही कौन से, मतलब किस मेंबर्स को क्या पावर है और किस टाइप के पावर्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर्स दे हैव, राइट। तो चैनल पावर क्या है, लिखिए सबसे पहले इसको। और चैनल पावर की वजह से आपके पास एक ऑथोरिटी होता है जिसके कारण आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, दूसरों को अपने डिसीजन से इफेक्ट कर सकते हैं। सही बात है, समझ में आया? तो लिखिए इसको, एक बार लिखिए फिर से समझाऊंगी। द चैनल पावर refers to the channel power refers to the ability of any one channel member. The channel power refers to everyone turn on your camera. I'm not going to repeat it again and again. The channel power refers to the ability of any one channel member to alteration समझते हो, बदलाव, to alter, 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 और modify, MODIFY, modify का मतलब होता है बदलना, अल्ट्रेशन का भी मतलब सेम होता है, अल्टर करने का मतलब है बदलना, चेंज करना, ठीक है। अल्टर और मॉडिफाई द बिहेवियर of other members in the distribution channel due to its relatively strong position in the market. The channel power refers to the ability of any one channel members to alter or modify the behavior of the other members in the distribution channel due to its relatively strong position in the market. अब तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे घर के आसपास जितने भी छोटे मोटे आपके जनरल स्टोर हो गए, ग्रोसरी स्टोर हो गए, वो पावरफुल है क्या? नो। तो जैसा उनको होलसेलर बोलेगा, कई बार उनको वही चीज फॉलो भी करना पड़ेगा, लेकिन कुछ रिटेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं मार्केट में, जैसे बिग बाजार, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर रिटेलर, है ना, कि वो अपने डिसीजन से दूसरे चैनल मेंबर को भी इफेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि उनका मार्केट में क्या है, पोजीशन है, मार्केट में वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है जहां पर उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर किसी रिटेलर को होलसेलर जो है वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा और वो रिटेलर स्ट्रॉन्ग है, तो किसी और होलसेलर से परचेज कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो द चैनल पावर क्या है, वो एक ऑथोरिटी है कि आप अगर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है मार्केट में, तो आप दूसरे चैनल मेंबर को अपने डिसीजन से इफेक्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, टाइप्स ऑफ चैनल पावर, क्या क्या टाइप के चैनल पावर है, लिखिए। टाइप्स ऑफ चैनल पावर, सबसे पहले की कोर्सिव पावर, COERCIVE, कोर्सिव पावर। सेकेंड लिखिए रिवॉर्ड पावर, REWARD, रिवॉर्ड
पावर। नेक्स्ट लिखिए लेगिटिमेट पावर, लेगिटिमेट पावर, LEGITIMATE, लेगिटिमेट पावर। उसके बाद लिखिए एक्सपोर्ट पावर, एक्सपोर्ट EXPERT, एक्सपोर्ट पावर। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए रेफरेंट, रेफरेंट पावर, रेफरेंस से बना रेफरेंट, REFERENT, रेफरेंट पावर। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पावर। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग वन बाय वन कि कौन से पावर है। ठीक है, सबसे पहला जो पावर है इसको कहते हैं कोर्सिव पावर। यहाँ जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो मैन्युफैक्चरर है यानी जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, ठीक है, ये थ्रेट देते हैं, थ्रेटन टू टर्मिनेट द रिलेशनशिप विद द अदर चैनल पार्टनर्स और विथड्रॉ द रिसोर्स। यानी ये मैन्युफैक्चरर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये जो है टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है, हट जाना, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो थ्रेट देते हैं, धमकाते हैं, थ्रेट देते हैं टू टर्मिनेट द रिलेशनशिप विद अदर चैनल। यानी कि अगर वो चाहे तो होलसेलर से अपना रिलेशनशिप खत्म कर सकते हैं, वो अपने होलसेलर्स को थ्रेट दे सकते हैं कि भाई मैं अब आपके साथ डील नहीं करूंगा, ठीक है। और ये ना चाहे तो अपने रिसोर्सेस यानी जो वो सप्लाई वगैरह कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को, वो भी बंद करवा सकते हैं, इनके पास इतना पावर, और होलसेलर कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना। तो यहाँ डोमिनेशन किसका है सबसे ज्यादा? मैन्युफैक्चरर ही डोमिनेट कर रहा है ना, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि वो अपने चैनल्स को कह रहा है, जो मेंबर्स उसके मीडिएटर्स हैं उनको, उनका जिनके साथ भी एग्रीमेंट हो रखा है, जैसे मान लीजिए उनके पास एक होलसेलर है ए, एक होलसेलर है बी, एक होलसेलर है सी मैन्युफैक्चरर के पास, और उसको लग रहा है कि ए जो है वो प्रॉपरली उनके साथ वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो चाहे तो ए को कह सकता है कि भाई नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस रिलेशनशिप एंड वी आर स्टॉप सप्लाइंग यू गुड्स फ्रॉम टुडे। आई बात समझ में? तो जो डोमिनेशन है वो किसके पास है? मैन्युफैक्चरर के पास है। किसके पास है? मैन्युफैक्चरर के पास है। तो ये जो है ये आपका यहाँ पर कोर्सिव पावर का मतलब समझ गया ना, मैन्युफैक्चरर डोमिनेट करेगा। आगे विद दिस पावर the manufacturer can dominate and keep the control over the other channel, यानी वो चाहे तो वो कंट्रोल रख सकता है बाकी चैनल मेंबर पे, जैसे रिटेलर पे, होलसेलर पे, वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इस टाइप की कोर्सिव पावर में, जैसे आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो डोमिनेट कर ही रहा है, वो चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है, वो चाहे तो आपसे जो एग्रीमेंट है वो भी खत्म कर सकता है, वो चाहे तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो रिलेशनशिप जो चलता है, जो एग्रीमेंट चलता है बाकी मीडिएटर के साथ आपके मैन्युफैक्चरर का, वो ज्यादातर फेज के बेसिस पे चलता है, यानी कि होलसेलर को आप पे बिलीव है तो वो आपके साथ क्या कर काम कर रहा है, ठीक है। जिस दिन मैन्युफैक्चरर का फेज खत्म हुआ उस दिन कॉन्फ्लिक्ट होते टाइम नहीं लगेगा और टर्मिनेट हो जाएगा ये एग्रीमेंट। तो ये होता है कोर्सिव पावर, where the power manufacturer have power to dominate and control the other mediators or members of the channel. समझ में आया? ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास? This point is clear to everyone? This point is clear? Okay. What about the others? I am only able to see 2 or 3 students who are basically, हाँ ठीक है, ठीक, okay. चलिए नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड पावर, रिवॉर्ड पावर। नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड पावर। अब रिवॉर्ड पावर क्या है? जो मैन्युफैक्चरर है दे प्रोवाइड सम एडिशनल बेनिफिट्स टू द इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन होंगे? होलसेलर एंड रिटेलर्स, इंटरमीडिएरीज, विद द इंटेंशन टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म द सर्टेन एक्टिविटीज एज रिक्वायर्ड। ये पावर जो है ये बहुत यूजफुल है, मैं समझाऊंगी फिर से। To bring the maximum effort from the each channel partner, but this may sometimes be negative as channel partner may always seek to benefit। इस मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर भी पावर मैन्युफैक्चरर के पास है कि वो आपको इतना मोटिवेट करेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए, वो आपको मोटिवेट करेगा,
आपको बेनिफिट्स देगा, रिवॉर्ड देगा, क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ठीक है वो एक मोटिवेट को लेकर, लेकिन मोटिवेशन हर टाइम पॉजिटिवली ही बाकी इंटरमीडियरीज के लिए। अगर उनको आपके साथ काम नहीं करना, या फिर ये खुद मैन्युफैक्चरर आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं, अगर उनको पसंद नहीं आएगा, तो ये मैन्युफैक्चरर जो है उनसे रिलेशनशिप खत्म ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पावर है दैट इज बेसिकली फॉर द मोटिव, मतलब मैन्युफैक्चरर के पास राइट है कि वो मोटिवेट कर सकता है, पावर है कि वो अपने मेंबर्स को मोटिवेट कर सकता है। आई बात समझ में? ठीक, लिख रहे हो? थोड़ा थोड़ा लिखो, बताऊंगी तभी लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। देख लेते थोड़ा सा बुक में भी टाइप करो। आपको कोर्सिव पावर मैंने बता दिया है कि ये आपका कंपनी जो है यहाँ पर थ्रेड मैन्युफैक्चरर थ्रेड कर सकता है, रिसोर्सेज विथड्रॉ कर सकता है, रिलेशनशिप एंड कर सकता है बाकी इंटरमीडियरीज के साथ। ठीक है, किसी भी तरीके का रिसेंटमेंट हुआ, रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा आया या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो दे आर गोइंग टू एंड द रिलेशनशिप। रिवॉर्ड पावर ये ऐसा पॉजिटिव एक्शन है कि जैसे मान लीजिए पहला वाला जो कोर्सिव पावर है वो निगेटिव एक्शन है। अगर आपसे उनको प्रॉब्लम हुआ, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम हुआ, वो आपको मौका अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला है, वो तुरंत से आपसे वो राइट ले लेगा, वो अपने रिसोर्सेज देना बंद कर देगा, आपसे एग्रीमेंट एंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा आपको एग्रीमेंट से। एक तरीके से समझ में आ रही है बात? तो ये कोर्सिव में है। जो रिवॉर्ड पावर है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो एक पॉजिटिव एक्शन लेगा। जैसे मान लीजिए एज अ होलसेलर अगर आप इफेक्टिव नहीं है तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल कीजिए, लेकर आएगा, वो आपके साथ तुरंत से एग्रीमेंट एंड करने की बात नहीं करेगा। ठीक है, वो आपको मौका देगा कि भाई आप प्रॉपरली वर्क कीजिए, परफॉर्म कीजिए, इंप्रूव कीजिए, खुद को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कीजिए, तो दे आर गोइंग टू बेसिकली प्रोवाइड योर रिवॉर्ड। कंपनी जो है डीलर्स को कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा दे देगी कि लीजिए आप 20% एक्स्ट्रा मार्जिन लीजिए, कुछ भी आपको वो बेनिफिट भी देगी। तो रिवॉर्ड पावर जो है ना वो आपके कोर्सिव पावर से हमेशा बेटर रिजल्ट दे, यानी कहने का कि कोर्सिव पावर बिल्कुल खत्म, एक बाइंड कर देता है ना आपकी जो सप्लाई चेन रिलेशनशिप है जो आपका चल रहा है, ये आपके रिलेशनशिप को एंड करने की बात नहीं करता है। ये कहता है कि भाई मैन्युफैक्चरर को कि अगर आपके पास पावर है तो आप इन होलसेलर्स को इम्प्रूवमेंट हेल्प कीजिए, ना कि इनके साथ इनको टर्मिनेट कर दीजिए, इनसे रिलेशनशिप खत्म कर लीजिए। नो, आई बात समझ में? सो दे आर बेसिकली बिलीव्ड ऑन मोटिवेशन इन दिस रिवॉर्ड पावर। नेक्स्ट वन इज अ लेजिटिमेट पावर। नेक्स्ट वन इज अ लेजिटिमेट पावर। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर दे रिमाइंड्स द चैनल पार्टनर, जो चैनल पार्टनर्स हैं जैसे होलसेलर और रिटेलर्स हैं, उनको रिमाइंड करेगा कि जो भी एक्टिविटीज तुम कर रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। किसके बेसिस पर है? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस। अगर उन्होंने ऐसा देखा, अब जैसे मान लो कि कुछ ऐसे होलसेलर्स होते हैं जिनके साथ आपका एग्रीमेंट है कि सिर्फ प्रोडक्ट आप मेरे से ही परचेज करो, ठीक है, तो दैट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? And that wholesaler is purchasing the product from the other manufacturer as well. So that person is breaching the contract. Breaching the contract का मतलब वो contract तोड़ रहा है एक तरीके से। तो legitimate power मतलब है कि manufacturer ये हमेशा remind कराएगा wholesaler को या फिर mediators को कि जो भी आप काम कर रहे हैं that should be according to the contract. Contract से बाहर जाकर कोई भी अगर काम कर रहे हो आप, तो आगे चल करके मैन्युफैक्चरर के पास पावर है कि वो आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। क्लियर हो गया? तो सारा कोर्सिव पावर सीधे एक बार रिसोर्स सप्लाई बंद कर देगा, खत्म स्टोरी। सेकंड में डिबेट करेगा कि आप बेहतर करें, इंप्रूव करें, लेकिन आगे भी चल करके अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करते हो तो क्रिएशन वाला पॉइंट वहां भी आ जाए, लेकिन दे विल गिव यू टाइम, ठीक है, टू इंप्रूव योरसेल्फ। लेजिटिमेट पावर का मतलब है कि जहां पर पावर है किसके पास? आपके होलसेल, आपके मैन्युफैक्चरर के पास, कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रिमाइंड करा सकता है, उसको आपको बता सकता है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज मेड बिटवीन अस। हमारे बीच में जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही, उसी हिसाब से आपको सारे काम करने हैं। उसके बाहर किया
कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो मैन्युफैक्चरर हैव राइट टू टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। समझ में आया ये पॉइंट? क्लियर हुआ? Anyone have any doubt in any of the point? Online class, this point is clear to everyone. Coercive, legitimate, and reward power. Clear हुआ? Everyone, this point is clear. Legitimate power, coercive, and reward power. Okay. See you all in the next class.